लगता नहीं कि हम लोकतांत्रिक देश के अंदर रह रहे हैं। आप एक बात बताइए, रातों रात बिल आता है, उसको पारित कर दिया जाता है, ठीक है ना, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके बाद उस बिल को वापस लिया जाता है तो भी उसको पारित कर दिया जाता है। मतलब विपक्ष की कहीं भूमिका ही नहीं है। लगता है आपको कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में? क्या मतलब होता है लोकतांत्रिक देश का? पार्लियामेंट और संसद में अगर आप खड़े होकर संसद भवन में अगर आप भाजपा के अगेंस्ट बोलें, अगर आप प्रस्ताव के अगेंस्ट बोलें तो आपको निलंबित कर दिया जाता है सांसदों को। उसके बाद में आपको वहाँ पर आप कार्रवाई में बैठ नहीं सकते हैं। ये कहाँ का रूल है? मतलब इस देश के अंदर आप संसद भवन में भी खड़े होकर आम जनता की आवाज़ को नहीं उठा सकते। सांसद कौन बनता है? जिसको इस देश की जनता चुन के संसद भवन में भेजती है। उनकी तरह नहीं जो महिला होकर जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो उनके मुंह में फेविकॉल अटकी रहती है। उन महिलाओं की बात नहीं करता मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो संसद भवन में बैठे हैं, जो लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। आप रातों रात मुद्दा लेके आते हैं, रातों रात पारित करते हैं, फिर अपनी मर्जी से जो सांसद अगेंस्ट में बोलते हैं आप उनको निलंबित कर देते हैं। क्या संसद भवन देश का बिक चुका है? तो 12 को क्यों किया? सरकार पे इतना पैसा है कि संसद भवन भी खरीद रही है। सवाल ये है 12 सांसदों को क्यों निलंबित किया? और भी तो सांसद थे। देखिए, सांसदों को निलंबित करने का कारण यही है, जो सांसद निलंबित किए गए हैं आप उनको देख लीजिए। जो आवाज उठा रहे थे उन्हीं को निलंबित किया गया है। जो बैठ के चुपचाप गूंगे होकर तमाशा देख रहे हैं, एक भी सांसद बीजेपी का निलंबित हुआ है? बताइए, बीजेपी का सांसद निलंबित क्यों नहीं हुआ? और आज तक आप देख लीजिए कितनी बार बीजेपी के सांसदों को निलंबित किया गया है। जितनी बार सदन की कार्रवाई होती है, सदन की कार्रवाई में आप मुझे बता दीजिए कितनी बार बीजेपी सांसदों को निलंबित किया गया? बीजेपी के सांसद सदन की गरिमा बनाए रखते हैं ना। आप तो गरिमा, आप क्या बात कर रहे हैं? सदन की गरिमा, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ती हैं सदन में। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं आंदोलन जीवी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? बताइए, तो सदन में से प्रधानमंत्री जी को तो निष्कासित नहीं किया गया कभी। लेकिन मोहित, राकेश टिकैत ने विपक्ष से भी ये उम्मीद जताई थी कि इस बार के जो संसद सत्र होगा उसमें वो हंगामा नहीं करेंगे और उन मुद्दों पे बात करेंगे जिन पे बात होनी। अरे आप एक बात मुझे बताइए, सदन के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है। सदन में पूर्ण बहुमत अगर किसी पे है तो बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी के अलावा अगर कोई और सांसद सदन में खड़े होकर बोलता है तो सारे के सारे उसको बोलने ही नहीं देते हैं। कोई ताली बजाने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, कोई शोरगुल करने लगता है। तो भैया आप तो जो बहुमत है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शांति से सदन की कार्रवाई को होने ही कहाँ देते हैं? आप रातों रात प्रस्ताव ले आते हैं। आपको जो अगर प्रस्ताव वापस भी करना है तो आपको एक बार विपक्ष की राय सुननी चाहिए थी उसमें कि भाई आप प्रस्ताव लेकर आए और आपने वापस भी कर लिया। दूसरी बात, आपने प्रस्ताव वापस तो किया, सांसदों को निलंबित भी किया। आप एक बात मुझे बताइए कि अभी भी अगर आप पढ़ेंगे तो 26 से 27 नंबर का जो कानून है उसमें यही लिखा हुआ है कि भाई ये जो कृषि कानून आए थे इनसे जो है किसानों को फायदा होना था, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। यही लिखा हुआ है उसमें कानून में। तो आप बिल को वापसी ले रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी कि आप दोबारा नहीं लेके आएंगे? आप सरकार ये एग्रीमेंट थोड़ी कोई साइन कर रही है, सरकार तो दोबारा ले आएगी। अगर सरकार ने इस बार विपक्ष की नहीं सुनी, लाते में नहीं सुनी, ले जाते में नहीं सुनी, तो अगर दोबारा भी लेके आएगी तो कहाँ से सुनेगी? तो बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि विपक्ष की सुनी जाएगी? क्या करे सरकार? कैसे सरकार कुछ नहीं करे, सरकार कुछ नहीं करे। अगर सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो ये जो इतना बड़ा संसद भवन दिखाया जाता है देश में, जिसे बताया जाता है, दिखाया जाता है, उसको क्यों उसमें कार्रवाई चलती है? जब आपको सांसदों को निलंबित ही करना है तो आप बोल दीजिए कि यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप चलती है, यहाँ पर राजशाही शासन है, यहाँ पर हिटलरशाही शासन है, यहाँ पर किसी की नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश नहीं है। मना कर दीजिए आप, नहीं लोग आवाज़ उठाएंगे। आप तो इस देश के अंदर संसद की गरिमा का बिल्कुल उल्लंघन करते हैं। क्यों निलंबित किया जाता है? रूल बुक के जरिए उनको निलंबित किया गया, जो रूल बुक का जिस तरीके से। तो एक मिनट, रूल बुक का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। तो आपकी गलती है, आपने नहीं किया उनको उस टाइम? नहीं, आप एक बात बताइए, हमारी गलती नहीं है ये गलती सभापति महोदय की है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। हम थोड़ी करेंगे, हम थोड़ी सदन में जाकर निष्कासित करेंगे। तब आप करते ना। नहीं, आप एक बात, क्यों करें भाई निष्कासित? हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, हमारी कोई सरकार नहीं। मैं बता रहा हूँ दूसरी भी जो अन्य सरकार है वो निष्कासित क्यों करेंगी? ये किसी का हक, कोई अधिकार नहीं है भाई। सदन इसलिए बनाए ताकि दोनों पक्षों की आवाज उठे, ये थोड़ी एक ही पक्ष की आवाज उठे। तो मर्यादा भी तो बना कर रखनी है ना संसद। देखिए, सदन की मर्यादा बनी रहे। एक बात मुझे बताइए, सदन में यूं तो है नहीं कि लाठी और डंडे चल रहे हैं, पत्थरबाजी और ये चांटे चल रहे हैं, ये तो है नहीं भाई। बोला ही तो जा रहा है, सदन में नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा? मोहित, आप विपक्ष की कमजोरी को ढकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले तो आप कहते थे कि विपक्ष कमजोर है, इसी वजह से सरकार। एक बात आप मुझे बताइए, विपक्ष को तो कमजोर किया जा रहा है। अगर कोई सदन में बोले तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, कोई बाहर बोले तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, कोई इसके अलावा अन्य जगह पे बोले तो उसको पुलिस अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले जाती है। तो आपको लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है? मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ,
बताइए ना, चाहे आपके पत्रकार बंधु हों, जब आपके पत्रकार बंधु सिंधु बॉर्डर पे खड़े होकर सच्चाई को दिखाते हैं तो आपके पत्रकार बंधुओं को भी गिरफ्तार किया जाता है। तो इस देश में पत्रकार से लेकर आम जनमानुस से लेकर इस आम प्रजातंत्र से लेकर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप बताइए कहाँ लोकतंत्र रहा है इस देश में? कहीं आपको दिख रहा है लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि लोकतंत्र है। बोल रहे हैं खुली आवाज से, अपनी आवाज उठा मुझे, अरे भैया हम उठा रहे हैं आवाज, तो क्या हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, या हमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता, या फिर हमें धमकियां नहीं दी जाती? बताइए क्या नहीं दिया जाता? तो लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। ये नहीं कि आप सदन में खड़े होकर सांसदों को निलंबित कर दें कि आपके पास पूर्ण बहुमत है। तो प्रधानमंत्री जी किसी की सुनते नहीं है, उनके मन में आता है तो आंदोलन जी भी कहते हैं। एक बात बताइए, जब वित्त मंत्री ये स्टेटमेंट देती हैं कि भैया कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, जब प्याज और लहसुन के दाम बढ़ते हैं तो इससे भी तो सदन की गरिमा का उल्लंघन होता है। वो सदन में खड़े होकर एक व्यक्ति बोलता है कि भैया हमारे पास में एक वो क्या कहते हैं, हमने गंगा सफाई में लाखों करोड़ों रुपए बहा दिया, पता चलता है वहां पर गंगा ही नहीं है। तो झूठ बोलने में तो आप लाख बुराई कर लो पर डंका तो बज रहा है मोदी। कहाँ बज रहा है डंका? देखिए जनता का इसमें नुकसान हुआ है, जो भी जनता का हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है। इसमें कहीं से कहीं तक सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार तो प्रॉफिट वाली सरकार है। सरकार सोच रही है कि किसानों की छाती पे पैर रख के पहले किसानों को मरवाया, उन्हें पिटवाया, 650 से ज्यादा किसानों को शहीद करवाया। अब सोच रही है कि हम एक सिंपैथी अर्जित कर लें उनसे। अब बिल को वापसी लेकर अगर बिल लागू किया जाए तब हमारे देश की जो मीडिया है, हमारे देश के पत्रकार बंधु हैं जो नेशनल चैनल के हैं, आप नहीं, जो नेशनल चैनल के जो पत्रकार हैं जो सरकार के हाथों बिके पड़े हैं, सरकार की कठपुतली जो हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब बिल आया जाता है तो वो फायदे गिनाने में लग जाते हैं। बिल वापसी हुआ तब मोदी जी की तारीफ करते हैं कि मोदी जी को देखो किसानों से कितना प्रेम है कि उन्होंने बिल वापसी ले लिया। अरे 650 से ज्यादा किसान भाई की मौत का जिम्मेदार कौन है? अरे भैया सजा मोदी जी के राज में किसे मिलती है? अगर माफी मांगने से सभी समस्याओं का समाधान निकल जाए तो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर भी माफी मांगने को तैयार है। बताइए ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बलात्कारी नहीं कहलाएगा। माफी मांगना सभी चीजों का समाधान नहीं है। कल आपने 650 लोगों को मौत के घाट उतरवाया है और आप माफी मांग रहे हैं। समाधान यही है कि आप उन्हें शहीद का दर्जा दें, उनके परिवार को सम्मान राशि दें और उन जो एमएसपी है उस पर कानून निर्धारित करें। अभी हमारे देश के अंदर कह दिया जाता है एमएसपी पे कानून नहीं बन सकता, हमारे देश नुकसान में चला जाएगा, घाटे में चला जाएगा। हमारे देश के भगोड़े जो लाखों करोड़ों रुपया खरबों रुपए लेकर ऐसे फुरो जाते हैं जैसे उनके बाप का पैसा हो। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है। जो जनता एक एक रुपया एक एक चीज में टैक्स पे करती है उस गरीब जनता का पैसा है। लेकिन दारू मेकर विजय माल्या लेके भगता है, नीरव मोदी लेके भगता है तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर किसान के हित में कोई एक कानून बन जाए तो सबके अंदर दिल में ऐसी तलबली मच जाती है भाजपा के नेताओं के अंदर कि आप ये पूछिए मत। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कंपनियां बनाई हैं, आप इन कंपनियों में करिए। अरे जो भी कंपनी प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर फंड में चंदा देती है, धनराशि देती है, प्रधानमंत्री जी उन्हें सही ठहराते हैं। आप एक बार मैं चाहता हूं पूरे देश के सामने आप पैसा रखिए लेकिन पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करिए। क्यों नहीं करते आप सार्वजनिक? उसमें कहां से पैसा आता है लोगों को पता तो चलना चाहिए कि कौन है जो पैसा देता है पीएम केयर फंड में। बताइए, पूरा देश जानना चाहता है। बीजेपी के नेता अभी भी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर अभी भी राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है, लोग उस पर ही वोट करेंगे। अरे कौन सा राष्ट्रवाद और कैसा राष्ट्रवाद? विश्व का सबसे गरीब देश नेपाल आज हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए हावी हो चुका है। उधर चाइना हमारे को लाल कहते हैं कि आप मीडिया वाले बंधु कहते हैं कि मोदी जी की लाल आंख से चाइना डर गया। चाइना हमारी जमीन को कैप्चर करके बैठा हुआ है। उधर से पाकिस्तान जब मर्जी सीज फायर कर देता है जम्मू कश्मीर में। असल में अगर सरहद पे जवान शहीद होता है तो वो किसान का बेटा, आम पब्लिक का बेटा शहीद होता है। खेत में किसान शहीद होता है तो आम पब्लिक का किसान जो होता है, जो गरीब आदमी है वो शहीद होता है। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जवान मरे चाहे किसान मरे। सरकार को सिर्फ एक ही काम है और वो ये काम है कि उनको किसी भी तरीके से दंगे फसाद कराने से उनको बस कुर्सी मिल जाए। हमारे देश में जातिगत दंगे एक आम दंगे हो गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये 21वीं सदी का भारत है, इससे बेहतर तो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था। कम से कम हमारा हिंदुस्तान एक तो था। हम हिंदुस्तान एक होकर लड़ाई तो करते थे अंग्रेजों से। क्या मोहन भागवत कहते हैं हिंदू कमजोर है, उन्हें अगर ताकतवर होना है तो एक साथ आना होगा। अरे हिंदू कहाँ से कमजोर है? आपने तो हिंदू को कह के कमजोर कर दिया। अगर कमजोर है तो हिंदुओं के बच्चों की नौकरी कमजोर है, उनका रोजगार कमजोर है और कुछ कमजोर नहीं है। और कमजोर तो इस समय देश है।